गुड डे गाइस। कैसे हैं आप लोग। मुगल वंश के अंतर्गत हम लोगों ने दो महान हस्तियों बाबर और हुमायूं के बारे में देखा और आज हम लोग अकबर द ग्रेट के बारे में देखने जा रहे हैं। आसान तो नहीं था कि एक ही एपिसोड में अकबर को समा देना, चूँकि इसका शासनकाल लगभग 50 वर्षों का है, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दें, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ध्यान देंगे। लेकिन एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 1542 ईस्वी। अकबर का जन्म अमरकोट के राजपूत राजा राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अमरकोट कहाँ है? तो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम हैं, जिन्हें अकबर ने आगे नाम मरियम मकानी का दिया था। अकबर का शाब्दिक अर्थ महान होता है और अकबर का पूरा नाम है अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वीर साल के महल से निकलकर बालक अकबर असगरी और हिंदाल के साथ रहने लगे थे और पुनः 1547 में यानी लगभग 5 वर्ष के बाद अपने माता और पिता के साथ हो गए। असगरी और हिंदाल उसके चाचा हैं, जिनकी उनके पिता से तो नहीं पटती थी, लेकिन आगे चलकर ये संबंध अच्छे हो गए थे। ठीक है, और पुनः 1547 ईस्वी में अकबर अपने माँ बाप के पास हो गए, उनके साथ रहने लगे और 1551 ईस्वी में यानी कि लगभग 9 साल की उम्र में अकबर का रुकैया सुल्तान बेगम के साथ इंगेजमेंट हो गया था। आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि कम ही उम्र में 1551 ईस्वी में अकबर को गजनी का और लाहौर का सूबेदार बना दिया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? उत्तर है 1556। तो ये बड़ी मजबूरी थी। अचानक उनके पिता हुमायूं की उनके लाइब्रेरी से गिरने से मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु को लगभग 1 महीने तक छुपा के रखा गया। लोगों को बताया नहीं गया कि हुमायूं मर गए हैं, क्योंकि अकबर उस समय लाहौर में थे। बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से बैरम खां लेकर आए, जो उसके सेनापति थे। तो अकबर का प्रश्न है हमारा कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 1556 ईस्वी में मात्र 13 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानौर में कर दिया गया था और ये शुभ कार्य मिर्ज़ा अबुल कासिम के हाथों से हुआ था। उस समय वहाँ बैरम खां भी मौजूद थे। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर लाहौर से वो दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में कलानौर में ही उनका राज्य अभिषेक करना पड़ गया। इसके बाद हमने क्या किया है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से प्रश्न ना बनाकर हमने ये देखा है कि अकबर के काल में अकबर द्वारा प्रदान की गई अलग अलग उपाधियाँ क्या थीं। तो अकबर ने अपनी माता हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी की उपाधि दी। बैरम खां को खाने खाना और प्यार से उन्हें वो खान बाबा भी कहते थे। बिरबल, जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, उन्हें नरहरि को महापात्र या नरहरि को एवं कवि राय की उपाधि दी गई। तानसेन, जिन्हें राम तनु पांडे असल नाम उनका था और हम तानसेन के नाम से जानते हैं, इन्हें अकबर मियाँ कहते थे। अब्दुस समद, जो चित्रकार थे, उन्हें शीरी कलम कहते हैं। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जरी कलम का खिताब दिया था। फैज़ी को राजकवि। अब्दुल रहीम, जो बैरम खां के पुत्र थे, उनके पिता को भी उसने खाने खाना की उपाधि दी और बेटे को भी
खाने खाना की उपाधि दी और साथ में उन्हें फरजंद कहकर भी पुकारते थे। फरजंद का अर्थ बेटा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने उनकी विधवा सलीमा बेगम से शादी कर ली थी और उसके बेटे अब्दुल रहीम को अपने 9 रत्नों में जगह दी और उन्हें फरजंद की उपाधि से नवाजा। अकबर ने एक महान व्यक्ति जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, तुगलकाबाद का युद्ध कब लड़ा गया था? इस युद्ध की चर्चा इतिहास के पन्नों में कम होती है। इसे दिल्ली का युद्ध भी कहते हैं। ये 1556 में लड़ा गया था। कहते हैं कि जब फरवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का पंजाब के कलानौर में राज्यारोहण हुआ, उस समय दिल्ली का सूबेदार तारगी बेग था। 7 अक्टूबर 1556 को सूरवंश के आदिल शाह का सेनापति हेमचंद्र, जिसे हेमू भी कहते हैं, उसने दिल्ली के पास तारगी बेग को मुगल सेना को हरा दिया। तारगी बेग के अंतर्गत हेमू ने स्वयं को दिल्ली का राजा घोषित किया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कहते हैं कि 350 वर्ष के बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू शासक बैठा, भले ही क्यों नहीं वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही बैठा हो, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह 14वां शासक था। हेमू के बारे में ये कहा जाता है कि वो शुरू में एक नमक का व्यापारी था, लेकिन सूरवंश के लोगों ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी और वो धीरे धीरे आगे बढ़कर आदिल शाह के शासनकाल में सेनापति बन गया। उसने अपने जीवन में 22 लड़ाइयाँ लड़ी और वो सब में जीत गया था। हमारा अगला प्रश्न है जो इससे ही जुड़ा हुआ है, यानी कि तुगलकाबाद के युद्ध से ही जुड़ा हुआ है। यह है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध हम लोग देख चुके हैं कि भारत में मुगल वंश की स्थापना के परिचायक के रूप में 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और ये पानीपत का दूसरा युद्ध है। कहते हैं कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खां के नेतृत्व में अकबर और हेमू की बहुत बड़ी सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया। हेमू लगभग युद्ध में जीत ही रहे थे कि हाथी पर बैठे हेमू को की आंख में तीर लग गया और वो हाथी के होदे पर ही गिर गए। जब उनकी सेना को पता चला कि हेमू मारा गया तो फौज में भगदड़ मच गई। इस तरह मुगल युद्ध जीत गए। बैरम खां ने अंत में हेमू को मृत्युदंड दिया और इस प्रकार दिल्ली पर पुनः मुगलों का शासन हो गया। अगला प्रश्न न देकर मैंने क्या किया है कि हमने देखा था कि अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था। जिस तरह से हमारा भारत आज अलग अलग राज्यों में विभक्त है, तो सूबे उस समय के राज्य थे। तो अकबर ने अपने पूरे राज्य को 15 अलग अलग सूबों में बांटा था, जिनमें है काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, मालवा, अजमेर, गुजरात। और अंत में उसने अपने साम्राज्य में दक्षिण के और 3 सूबे जोड़े, बिरार, खानदेश और अहमदनगर। देखिए, एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न आता है उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और रहेगा कि इसमें से कौन है या कौन नहीं है। इसीलिए एट ए ग्लैंस आप ये देख लेंगे पूरे 15 सूबों के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि तिलवाड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह युद्ध एक हास्यास्पद सा लगता है, चूंकि ये युद्ध मुगलों और बैरम खां के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अकबर के धाई माँ महम अंगा अकबर को हमेशा कान भरती रहती थी बैरम खां के विरुद्ध। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे और अकबर उनकी बहुत बात मानते थे, लेकिन घर के अंदर
महम अंगा की चलती थी। वो उनकी धाई माँ थी, बचपन में उन्होंने उसको पाला था। इसीलिए एक प्रकार से बैरम खां और अकबर के बीच मतभेद पैदा करने का बहुत बड़ा कार्य किया महम अंगा उनकी धाई माँ ने। बात बिगड़ती चली गई और अंत में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। यह 1560 ईस्वी में हुआ, जब 1560 में पंजाब के तिलवाड़ा में बैरम खां और अकबर की सेनाओं के बीच ये युद्ध हुआ। ये एक सांकेतिक युद्ध था। बैरम खां इसमें हार गए और उन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने उन्हें 3 अलग अलग कंडीशंस दिए कि या तो आप किसी सूबे की सूबेदारी ले लें, पहला, दूसरा आप या तो मेरे व्यक्तिगत सलाहकार बन जाइए, और तीसरा आप हज के लिए मक्का चले जाएं। बैरम खां ने तीसरा प्रस्ताव ही स्वीकार किया और वो हज के लिए मक्का निकल गए। रास्ते में गुजरात में पाटन के पास मुबारक खान नाम के एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। हत्या का कारण था कि मुबारक खां के पिता को मच्छीवाड़ा के युद्ध जो 1555 में लड़ा गया था, उसमें बैरम खां ने मार दिया था। तो 31 जनवरी को 1561 को बैरम खां की गुजरात में पाटन के पास हत्या कर दी गई। अकबर ने बैरम खां की विधवा जो सलीमा बेगम थी उनसे विवाह कर लिया ताकि वो दर बदर ना फिर सकें। एक उनको अपने शरण में लिया है और बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम को अपने 9 रत्नों में जगह दी और उसे खाने खाना की उपाधि दी तथा उसे फर्जंद भी कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? ये सारंगपुर वर्तमान में मालवा के पास है और इसे मालवा का युद्ध भी कहते हैं। ये 1561 ईस्वी में लड़ा गया। बाज बहादुर ये मालवा का अंतिम सुल्तान था और इनका इश्क चलता था, प्रेम चलता था राजपूत गायिका रानी रूपमती के साथ। इतिहास में इनके प्यार के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। 29 मार्च 1561 ईस्वी में सारंगपुर में अकबर की सेना से वो हार गया। उसके बाद उसने फिर कोशिश की मालवा पर कब्जा करने की, परंतु फिर 1562 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अकबर की सेना से हार गया और अकबर ने अंततः मालवा पर अधिकार कर लिया। आगे आपके जानकारी के लिए मैंने कुछ तथ्य दिए हैं कि अकबर ने एक अनुवाद विभाग यानी कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की अलग से स्थापना की थी। और थोड़ा सा याद कर लेंगे ये आप। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से फैज़ी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। पंचतंत्र, आप जानते हैं कि विष्णु शर्मा की ये पुस्तक है पंचतंत्र। इसका अनुवाद फारसी भाषा में फैज़ी ने अनवरे सादात नाम से किया। अथर्ववेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये आखिरी जो हमारा वेद है अथर्ववेद, इसका अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने फारसी में किया था। राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक है, कल्हन इसके रचयिता हैं। राजतरंगिणी का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया। अगला मैंने दिया है कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के 3 अध्याय को ही आयने अकबरी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे 2 अलग अलग किताब बताते हैं कि अकबरनामा अलग है और आयने अकबरी अलग है। नहीं, अकबरनामा के ही 3rd चैप्टर को आयने अकबरी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमें अकबर के बारे में बड़ी ही विशद जानकारी प्राप्त होती है। एक और पुस्तक है सिंहासन बत्तीसी और रामायण। इन दोनों का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। सातवां प्रश्न है, किस वर्ष अकबर ने चुनार के किले को जीत लिया?
उत्तर है 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की सेना ने चुनार का किला अफगानों से जीत लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष अकबर ने गोंडवाना के क्षेत्र पर अधिकार किया? उत्तर है 1564 ईस्वी। गोंडवाना पूर्व में रतनपुर, इसकी सामरिक महत्व को बता रहा हूँ मैं कि गोंडवाना पूर्व में रतनपुर, पश्चिम में रायसीन, उत्तर में रीवा तथा दक्षिण की सीमाओं तक फैला हुआ था। अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में फौज भेजी। रानी दुर्गावती एवं उनका पुत्र वीर नारायण बड़े छोटे से संघर्ष के बाद हार गए, जबकि कहा जाता है कि राजपूत रानी दुर्गावती के साथ बड़े ही वीरता से लड़े। अंत में मुगलों के हाथ न पड़ने की सोचकर रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों से कहा कि वो उसकी हत्या कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंत में रानी दुर्गावती ने खुद को ही छुरा मार लिया और इस तरह वीरगति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि अकबर के दरबार के नवरत्न जो विश्व प्रसिद्ध हैं उनकी सूची आपको दी है। इसमें पहला नाम अबुल फजल का है। इसने अकबरनामा की रचना की और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसी के तीसरे अध्याय को आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया अनवर सादात के नाम से, और सलीम जो कि अकबर के पुत्र थे, उनके कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। इसका अकबर को बहुत ही शौक हुआ और वो कई दिनों तक शोक में ही रहे, खाना पीना नहीं खाया, क्योंकि अबुल फजल को ये बहुत मानते थे। इसने ही बिरबल ये बाइबल का अनुवाद, क्रिश्चियन लोगों के बाइबल का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। सेकंड है फैज़ी, ये अबुल फजल के ही भाई थे। इन्होंने महाभारत एवं लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। यह अकबर के बेटे के गणित के शिक्षक भी थे। नेक्स्ट नाम आता है, बड़े महान व्यक्ति हैं तानसेन, और ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे भी है। इनको दीपक राग का बहुत अच्छा ज्ञाता माना जाता है। अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। बिरबल साहब का वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर इन्हें प्यार से राजा कहते थे और यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान 1586 ईस्वी में बिरबल की हत्या हो गई। अकबर ने बिरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। अगला नवरत्न है राजा टोडरमल, और इसको लैंड रिवेन्यू, लैंड डिपार्टमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा जानकारी थी, और ये अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री भी थे। इन्होंने भू राजस्व की दहसाला पद्धति की शुरुआत की, जिसके आधार पर उस अकबर के काल में और आने वाले मुगलों के काल में यही व्यवस्था काम करती थी। राजा मान सिंह ये राजपूत थे और अकबर के प्रधान सेनापति थे, और इनको सबसे ज़्यादा 7000 का मनसब प्राप्त था। अब्दुल रहीम खाना बैरम खां के बेटे और बड़े ही प्रतिष्ठित कवि थे। इन्होंने बाबरनामा का, जो बाबर की जीवनी पर आधारित है, फारसी में अनुवाद किया था। इन्होंने एक दो और भी किताबें लिखी हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर हैं। नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए इंग्लिश में ही मैंने दे दिया है। खेता कौतुकलम और द्वात्री मिश्र देवगावली, पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट नवरत्न है हकीम अज़ीउद्दीन। ये अकबर के निजी चिकित्सक थे, डॉक्टर थे अकबर के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेम इज़ मुल्ला दो प्याज़ा। ये अकबर के अमात्य थे, बहुत बड़े सलाहकार थे अकबर को, और ये लोगों की बात काटने में बड़े प्रसिद्ध थे। कोई जब बात करता था, वाद विवाद करता था,
तो ये उनकी बातों को काटा करते थे। इनको प्याज खाने का बहुत शौक था। अकबर के खानसामा भी थे ये। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के राणा उदय सिंह के जागीरदार जयमल से किस वर्ष मिर्ज़ा शरफुद्दीन ने मेड़ता का किला जीत लिया? उत्तर है 1562 ईस्वी। मिर्ज़ा शरफुद्दीन के अधीन अकबर की सेना ने 200 राजपूतों का कत्ल कर दिया एवं किले पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस वर्ष बूंदी के हाड़ा राजपूत राजा सुरजन राय से रणथंभौर का किला जीत लिया था? उत्तर है 1568। राजा सुरजन राय मेवाड़ के जागीरदार थे। युद्ध में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और ये किला फिर आ गया था इनके पास। अगला सवाल है हमारा 11वां प्रश्न है, अकबर ने कालिंजर का किला किस वर्ष जीता? 1569 1559 में अकबर ने कालिंजर का किला जीता। ये किला उस समय रेवा के राजा रामचंद्र के अधिकार में था। अकबर की सेना जो मजनू खान के अधीन थी उसने ये किला जीत लिया। 12वां सवाल है, सन 1570 ईस्वी तक किस राजपूत राज्य को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान अकबर के अधीन आ गया था? ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय राजपूत काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन अकबर ने अपनी वैवाहिक नीति और अपनी काइंडनेस को शो करते हुए लगभग सभी राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया था। लेकिन मेवाड़ अभी तक, यानी कि 1570 ईस्वी तक मेवाड़ जो है वो मुगलों के अधीन नहीं आया था। ठीक है, इसी के आगे कड़ी में जो सवाल है इसी से संबंधित है। प्रश्न 13 है, 13th, मानसिंह और आसफ खां, राजा मानसिंह की बात हो रही है जो अकबर के सेनापति थे। मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में अकबर की सेना ने किस वर्ष मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा? यह युद्ध इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध से राजपूत राजाओं की आन बान और शान जुड़ी हुई थी। यह युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। 18 जून 1576 ईस्वी को ये लड़ाई हुई। इस युद्ध में क्या हुआ कि राणा प्रताप सिंह को संकट में देखकर उसका एक नॉबल जिसे बिदा झाला था, उसने क्या किया कि राणा का मुकुट खुद पहन लिया और मुगल सेना को अपने पीछे लगा दिया, ये शो करने के लिए कि वही राणा प्रताप है। इस बीच युद्ध क्षेत्र से राणा को बचा के लोग निकाल के ले गए। राजपूतों की हार हुई इसमें। आगे फिर राजपूतों ने अपनी शक्ति जुटाई। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार के गवर्नर सुलेमान कर्रानी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? उत्तर है 1568 में। सुलेमान कर्रानी एक योग्य शासक था। बिहार और बंगाल को मिलाकर उसने टांडा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलकर हम देखते हैं कि 1572 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। 15वां प्रश्न है, किस वर्ष अकबर का बंगाल पर पूर्णतः अधिकार हो गया? बंगाल जो है वो ईस्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था और बंगाल को जीतने पर एक प्रकार से उत्तर भारत में पूर्व से लेकर उधर पश्चिम में पंजाब होते हुए कश्मीर और सिंध तक अकबर का अधिकार हो जाता है। तो अकबर ने ये 1576 ईस्वी में बंगाल को अपने अधिकार में पूरी तरह से ले लिया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय काबुल पर किसका अधिकार था? उत्तर है मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम का।
ये मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम अकबर का रिश्तेदार था, कज़िन था। उसने 1566 के अंत और 67 में पंजाब को कैप्चर करने का प्रयास किया। फिर उसने 1581 में भारत पर आक्रमण का प्रयास किया। कुछ विद्रोही नॉबल्स उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन अकबर ने अपनी सैन्य शक्ति और कुशल प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए काबुल को अपने अधिकार में मिला लिया। अकबर के काल में किस वर्ष कश्मीर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना? उत्तर है 1586 ईस्वी। अकबर के समय में यूसुफ खान कश्मीर का शासक था। कासिम खान और राजा भगवान दास के नेतृत्व में 1582 ईस्वी में फौजें भेजी गईं। उस समय उस क्षेत्र में बहुत ही अधिक ठंड पड़ रही थी और बारिश भी हो रही थी, जिससे दोनों के बीच यानी अकबर की फ़ौज और यूसुफ खां के बीच समझौता हो गया और अंत में दिल्ली बुलाकर यूसुफ खान साहब को जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वां प्रश्न है, अकबर के समय किस वर्ष उड़ीसा का मुगल साम्राज्य में विलय हो गया? अब ये चरम स्थिति आ रही है, अकबर साहब लास्ट होने जा रहा है। ये 1592 उत्तर होगा। उस समय निसार खान थे वहाँ, तो निसार खां को हराकर राजा मानसिंह जो बिहार का गवर्नर था ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा को साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न है कि अकबर के समय में किस वर्ष में कंधार मुगल साम्राज्य का अंग बना? उत्तर है 1595। इस समय हम देखते हैं कि कंधार जो है वो पर्शिया यानी कि ईरान के शासकों का एक अंग हुआ करता था, हिस्सा। वहाँ का जो गवर्नर था मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा, उसका ईरान के शासकों से अच्छा संबंध नहीं था। उसने चालाकी क्या की कि वो अकबर के जो सेनापति वहाँ गए थे युद्ध में, उसके सामने उस शाह बेग उसके सामने उसने समर्पण कर दिया और कंधार का किला उनको सौंप दिया। बदले में मांडवाली हुई और ये मुजफ्फर हुसैन अकबर की सेना में आ गए। उसको 5000 घोड़ों की मनसबदारी मिली और साथ ही में संभल की जागीरदारी भी दी गई। हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न है कि कौन सा युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है? उत्तर है असीरगढ़ का युद्ध। 17 जनवरी 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के किले को जीता अकबर ने, और ये उसके जीवन का अंतिम युद्ध है, क्योंकि उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा और 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न होगा कि अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध कौन है? तो असीरगढ़ का युद्ध। और हम देखते हैं कि अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध कौन सा था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध था। ठीक है, बाद में कुछ एक एक सेंटेंस में कुछ अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को मैंने दे दिया है। क्या प्रश्न आता है कि अकबर के शिक्षक कौन थे? उत्तर हो जाएगा अब्दुल लतीफ़। अकबर बचपन में वीरसाल के घर में था, फिर उसके चाचा उसको पालते थे। उसने घुड़सवारी सीखी, सब कुछ सीखा, लेकिन पढ़ना न सीखा, पढ़ाई नहीं सीखी। कई शिक्षक रखे गए। तो अगर प्रश्न आता है कि अकबर के शिक्षक कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा अब्दुल लतीफ़। अकबर के शासनकाल में हमने देखा कि अकबर ने अलग से ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की और दुनिया की लगभग उस समय की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों का उसने फ़ारसी में अनुवाद करवाया। वो करता क्या था कि अपने पास बैठाल के सुनता था, और इसीलिए अकबर महान बन गया। पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन सुन सुन के उसकी श्रवण शक्ति बहुत ही अच्छी थी। इसीलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर की जो पत्नी थी हरका बाई, जो जोधा बाई, वो हिंदू थी और उनके लिए अलग से महल में
एक मंदिर बना हुआ था। अकबर वहाँ पर और अपने जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। वो दीपावली का त्यौहार मनाते थे। म्यूज़िक में अकबर को नगाड़ा बजाना पसंद था। अकबर द्वारा हम जानते हैं कि दीन इलाही नाम के एक धर्म को चलाया गया। ये वास्तव में धर्म नहीं था, कई धर्मों का मिश्रण था। उस समय जो धर्म थे, अलग अलग धर्म, चाहे वो सिखिज्म थे, बुद्धिज़्म थे, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, सभी के धर्म के अच्छाइयों को लाके उसने एक एक क्या कहा जाए, कॉन्ग्रीगेशन किया था, एक आपस में मिला दिया था, जिसे दीन इलाही नाम दिया गया, दीन इलाही। और उस कुल 18 लोग ही इसको मानते थे और उनमें बीरबल एकमात्र हिंदू था जो इसको मानने वाला था। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उसे लाहौर का सूबेदार बना दिया था। लास्ट में मैंने जैसा बताया कि मच्छीवाड़ा का युद्ध जो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, वह अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध था। और असीरगढ़ का घेरा जो 1601 ईस्वी में हुआ, वह अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। और आगे मैं क्या करूँगा कि छोटे छोटे प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी देखूँगा, लेकिन अभी इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे अगले मुग़ल शासक के बारे में। अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।